ओके, सो हमने लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा था कि आरटी 2009 एक्ट होता क्या है, एक एक्ट में और एक बिल में फ़र्क क्या है, और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक एक्ट बना ये इम्प्लीमेंट हुआ था, और एक्ट ये कब बना था, इसका बिल कब आया था, कब लोकसभा में आया था, कब राज्यसभा में आया था, कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, कब प्रेसिडेंट के साइन हुए, ऑब्वियसली दैट उसने उसको एक एक्ट बना दिया। सो हमने देखा सब कुछ। जिनको भी मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो से जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हैं, आरटी पढ़ रहे हैं, या जिन्होंने कभी भी ये पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए भी दैट विल बी ईजी। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज होते हैं। डीपीएसपीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो स्टेट्स को इनको फॉलो करने के लिए कोई कंपल्शन नहीं होता, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को हर एक सिटीजन को फॉलो करना होता है, हर एक स्टेट को फॉलो करना होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 12 टू 35 जो आर्टिकल्स हैं, जो वो क्या कहलाते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं, जैसे कि राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम एंड एनीथिंग। मतलब बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब आई मीन 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वैसे तो, लेकिन हाँ काफ़ी सारे हैं 6 भी। जिसमें से कि एक जो 7th फंडामेंटल राइट है हमारा प्रॉपर्टी वाला, वो निकल गया था, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक में, दैट इज़ आरटी 2009। सो क्या हुआ, जब आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारे पास कुछ नए इम्प्रोवाइजेशन नहीं आए स्टूडेंट्स की एजुकेशन के क्षेत्र में, तो उस टाइम पे फिर अचानक से 2009 में, अचानक से नहीं, खैर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उस चीज़ को फॉलो करने के लिए, लेकिन फिर 2009 में इस चीज़ को लेकर के पहला कदम उठाया गया, और 20 जुलाई को इस ये जो एक्ट आया था, ये जो बिल आया था, इसको राज्यसभा में पार किया गया, फिर लोकसभा में पारित किया गया, उसके बाद इसके ऊपर प्रतिभा पाटिल जी के साइन करवाए गए, और 1 अप्रैल 2010 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ओके, सो हम ऐसा करवा के 135th कंट्री बन गए हैं पूरे वर्ल्ड की, और जो नॉर्वे था वो इस चीज़ को अप्लाई करने वाला है, यानी कि हम स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देंगे, और दैट विल बी कंपलसरी। ओके, उनके ऊपर कंपल्शन है, अगर वो चाहें तो भी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ सकते हैं, मतलब अगर उनके पेरेंट्स उनसे काम करवाना चाह रहे हैं एंड वो कुछ और करना चाह रहे हैं, सो लेकिन इतनी एलिमेंट्री एजुकेशन आपको लेनी ही पड़ेगी। ओके, सो ये एक्ट होता है। इसके अंदर मैंने बात की थी कि इसके अंदर 7 चैप्टर्स हैं, 39 सेक्शंस हैं और एक एनेक्सर है। ठीक है, पहले के टाइम में इसमें 38 सेक्शंस हुआ करते थे। सो अब रिसेंटली इसमें 39 सेक्शंस हो गए हैं। तो हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं जो 7 चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 4 जो है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, सो प्रिलिमिनरी, दैट इज फर्स्ट चैप्टर। और लेट मी टेल यू कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, that is very very authentic and very very for sure, I am 100% sure about my method of teaching you and all the matter that I'm giving you. So please believe. Okay, so हम इसके बाद में अभी रिसेंटली आए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे, आरपीएससी 2025 में जो फर्स्ट ग्रेड में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, हम वो भी करेंगे, और आप मुझे कुछ और नए सजेशंस बताना चाहते हैं तो हम वो भी देखेंगे एक बार। सो प्रिलिमिनरी इज अवर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड इज अवर राइट टू फ्री एजुकेशन। सो प्रिलिमिनरी में हमारे 2 सेक्शंस होते हैं। राइट टू फ्री एजुकेशन में हमारे कितने सेक्शंस होते हैं? 3 सेक्शंस होते हैं। ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज में हमारे पास 6 सेक्शंस होते हैं। ड्यूटीज ऑफ स्कूल एंड टीचर्स में हमारे पास 17 सेक्शंस होते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 28 तक है। आर्टिकल मैं बोल रही हूँ तो हम सेक्शन ही समझें उसको, यानी कि सेक्शन नंबर 12 टू सेक्शन नंबर 28 ऑफ दिस एक्ट, नॉट आई एम नॉट सेइंग अबाउट द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम सेइंग द आर्टिकल ऑफ दिस एक्ट। ओके, सो अगर मैं कभी आर्टिकल का प्रयोग कर दूं तो आप उसको ऐसे अदरवाइज मत लीजिएगा, वो है सेक्शन ही। ओके, सो हमारे पास 17 सेक्शंस हैं। करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ आवर एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके अंदर 2 सेक्शंस हैं। फिर आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अंदर 4 सेक्शन है। फिर आ जाता है हमारा मिसलिनियस, जिसके अंदर 5 सेक्शंस हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 39 सेक्शंस होते हैं, जो एक्स्ट्रा 38 के बाद में 39 जो एडिशन किया गया है वो मिसलिनियस में किया गया है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो बात करेंगे अब हम फर्स्ट चैप्टर की। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी है, उसके अंदर सबसे पहले पता है क्या आ जाता है? उसके अंदर आ जाता है कि ये जो नेम है इसका, इस एक्ट का, इसका नेम और इसका जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन यानी ये कहाँ कहाँ तक एप्लीकेबल है, एक्सटेंशन है, ये सब आ जाता है इसका। ठीक है, तो और मतलब ये किस डेट से लागू हुआ था, किस किस डेट से इम्प्लीमेंट हुआ था, ये सब आ जाता है। सो मैंने बता रखा है आपको, ये 1 अप्रैल 2010 है, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, तो आप इसको अगर याद रख सकते हैं, मैं आपको लास्ट में ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिससे आप इजीली, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है याद करने में, वो पढ़ लेते हैं लेकिन उनको याद नहीं हो पाता है। लास्ट टाइम पे हम ट्रिक देखेंगे
इस वीडियो के एंड में नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर आप मुझे बोलोगे तो मैंने एक ट्रिक्स भी बना रखी है जो बहुत जल्दी मतलब क्विकली आपके 20 मिनट्स के रिवीजन से या 10 मिनट्स के रिवीजन से आप यूं ही इसको दोबारा रिमेंबर कर सकते हो। ओके, सो एक्सटेंशन में क्या कहाँ कहाँ से एप्लीकेबल है? ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट JNK, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के सब जगह एप्लीकेबल है। इसका पूरा नाम है RTE 2009 एक्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हो राइट टू फ्री। फ्री ज़रूर लगाना है, राइट टू, समटाइम्स वी फॉरगेट दिस वर्ड फ्री, फ्री, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009. Okay, 2009. So coming up to the second one. So chapter second chapter is uh, about the duties, name of the duties. So हमारे पास क्या क्या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जैसे हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का बेसिक मतलब, सॉरी, दिस वन इज द chapter first chapter first section 1 and this is the section 2. Okay, so I'm telling about the offices, about the offices. Okay, about offices यानी जो उनकी जो कौन किस चीज़ का क्या नाम है, किस चीज़ का मतलब क्या है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब आप याद रखिएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट एक स्कूल को ओन करती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो कहलाती है। मान लीजिए अगर यूनियन टेरिटरी में कोई स्कूल चल रहा है तो उसका मे बी जिम्मा सेंट्रल उठा सकती है, स्टेट उठा सकती है, या स्टेट के अंदर कोई स्कूल चल रहा है तो उनका जिम्मा किसी स्कूल का सेंट्रल उठा रही है, किसी का स्टेट उठा रही है। तो हमारे पास ऐसे अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं जो उस चीज़ का जिम्मा उठाती है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो उस स्कूल के लिए पूर्णतः यानी मतलब प्रॉपरली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, इसके अंदर कैपिटेशन फ़ी का आ जाता है सेकंड कॉन्सेप्ट, कैपिटेशन फ़ी। कैपिटेशन फ़ी क्या होता है? जो एक्स्ट्रा फ़ी लेते हैं कभी कभार स्कूल जो होते हैं ना, जैसे कि आप प्राइवेट स्कूल में देखते हो तो जो कैपिटेशन फ़ी लगाते हैं वो लोग एक्स्ट्रा फ़ी लगा देते हैं। आपको जो मेंशन करते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी उनकी अदरवाइज फ़ीस होती हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि जैसे कि डेप्राइव्ड स्टूडेंट्स क्या कौन से होते हैं? डेप्राइव्ड स्टूडेंट्स ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो कि वीक SC ST ये सारे क्या होते हैं? डेप्राइव्ड स्टूडेंट्स होते हैं। SC ST OBC और जो ट्राइबल एरियाज में आते हैं वो, ये सारे स्टूडेंट्स वो होते हैं। ओके, फिर आते हैं हमारे वीकर डिवीजन। वीकर स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? वीकर स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जिनके पेरेंट्स की और गार्जियंस की जो सैलरी होती है वो 2.5 लाख पर एनम से कम होती है। 2.5 लाख पर एनम से कम होती है। ओके, 2.5 लाख पर एनम से कम होती है। और नेक्स्ट इज अवर, इसके अंदर वीकर स्टूडेंट्स और कौन कौन से होते हैं? जो कि फिजिकली डिसेबल हों उन वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज अवर वीकर स्टूडेंट्स के बाद में आ जाते हैं हम जो जो चाइल्ड वर्ड यूज़ किया गया है इस एक्ट के अंदर, चाइल्ड, वो होता है 6 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 6 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट होते हैं। ओके, और एलिमेंट्री एजुकेशन इज द वर्ड एलिमेंट्री education signifies elementary education signifies the education or the education from class फर्स्ट to 8th। ओके, उसके बाद में स्थानीय प्राधिकारी जो होते हैं हमारे पास, स्थानीय प्राधिकारी यानी कि लोकल अथॉरिटीज़। ओके, सो जो लोकल अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो भी इसमें डिस्कस किया गया है, जैसे कि पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, और ये सब सारी चीज़ें हो गई। ओके, अथॉरिटी। ओके, सो जो गार्जियन वर्ड यूज़ किया गया है, जो भी उस बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो स्टूडेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, मे बी हिज पेरेंट्स और एनी वन एज हिज अंकल और आंट, जिनके पास इसकी केयर एंड कस्टडी हो, जो इसकी केयर करते हों और इसकी कस्टडी इन्हीं के अंडर हो। ओके, तो वो उसके कौन होते हैं? गार्जियंस होते हैं। ओके, अब आ जाता है हमारे पास इसके अंदर जो स्कूल क्या किया गया है। तो पहले तो अगर हम सोचें कि अगर गवर्नमेंट स्कूल केवल होते तो जो स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते वो उस चीज़ का बहाना लेकर के या फिर वो हट सकते थे एलिमेंट्री एजुकेशन से, मतलब स्टूडेंट्स नहीं, लेकिन वो कैसे ना कैसे शायद वो मतलब या तो आपके प्राइवेट स्कूल्स कुछ वो कर सकते थे या वो हट सकते थे। लेकिन इसके अंदर जो स्कूल वर्ड यूज़ हुआ है उसके अंदर सभी तरीके के स्कूल आते हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल भी आते हैं और तुम्हारे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी आते हैं। ठीक है, प्राइवेट वाले भी आते हैं, डोनेटेड भी आते हैं। ठीक है, ये सारे तरीके के स्कूल आते हैं जो भी स्कूल हों। ओके,
और स्पेशल स्पेशल कैटेगरी के स्कूल भी आते हैं जो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, स्पेशल कैटेगरी के। ओके, उसके अलावा आपके पास एक होता है स्क्रीनिंग प्रोसीजर। ओके, स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होता है कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जो कि एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से अलग करती हो, दैट इज योर स्क्रीनिंग प्रोसेस। ओके, विच सेलेक्ट स्टूडेंट्स। जैसे कुछ स्कूल क्या करते हैं कि जो क्रीम एरिया होता है, यानी कि जो नॉन डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको अलग क्लासेस देते हैं, और जो डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको अलग क्लासेस देते हैं। तो इस चीज़ को सिलेक्शन इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट्स वन स्टूडेंट one some students sorry some students from a group. Okay, let me clarify you that पीडब्ल्यूडी जो है, पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली वीकर जो डिवीजन है, ये जो वर्ड है ये पहले नहीं था, लेकिन इसको डाल दिया गया है अमेंडमेंट के थ्रू। जो मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की थी, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, जैसे कि 2012 में हुआ था, 15 में हुआ था, 17 में हुआ था, 19 में हुआ था, 22 में हुआ था और हमारा 24 में हुआ था। तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, उसके अंदर ये पीडब्ल्यूडी एक्ट डाल दिया गया है ना। उसके बारे में बात करते हैं, फ्री राइट टू फ्री एजुकेशन। ओके, सो अवर सेकेंड चैप्टर इज राइट टू फ्री एजुकेशन। राइट टू फ्री एजुकेशन, इसके अंदर क्या होता है भाई? इसके अंदर अच्छा, हमारे जो सेक्शन थे 1 और 2 इसमें यूज हो गए, तो ऑब्वियसली ये थर्ड सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसके अंदर क्या बोलते हैं कि जो स्टूडेंट है वो किसी भी स्कूल में, अगर ही इज़ इन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, तो वो किसी भी स्कूल में, अपने जो भी नियर बाय स्कूल हैं उन सभी में जा कर के एडमिशन ले सकता है। ओके, एडमिशन ले सकता है, किसी भी नियर बाय स्कूल में एडमिशन ले सकता है। ओके, नाउ फोर्थ सेक्शन क्या कहता है आपको, जो एडमिशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एज। ओके, नाउ फिफ्थ पे आते हैं। जो फिफ्थ सेक्शन आपको कहता है, फिफ्थ सेक्शन कहता है फिफ्थ सेक्शन आपको कहता है कि अगर कोई स्टूडेंट्स अपने जो स्कूल है उसको ट्रांसफ़र करना चाहता है, सो ही कैन ट्रांसफ़र हिज स्कूल, लाइक टीसी वो इशू कर सकते हैं। मतलब अगर कोई मना कर रहा है तो उनके खिलाफ क्या हो सकती है, उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है आगे चल के। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं आपका चैप्टर नंबर टीसी अलॉटमेंट का है, फिफ्थ नंबर। उसके अंदर आते हैं आपके थर्ड थर्ड पे, दैट इज ड्यूटीज ऑफ अवर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ड्यूटीज ऑफ appropriate government and local authorities एंड गार्जियंस। मैं उधर मेंशन करना भूल गई थी गार्जियंस वर्ड, तो यहाँ पे गार्जियंस के लिए भी है। ओके, सो गार्जियंस। ओके, सो जो आपकी सिक्स्थ सेक्शन है वो बताता है कि जो स्टूडेंट हैं, मतलब जो स्कूल्स हैं, लोकल अथॉरिटीज़ को या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को विद इन द रेंज, यानी 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, प्राइमरी स्कूल्स। और 3 किलोमीटर के अंदर आपको क्या बनाने पड़ेंगे? अपर प्राइमरी स्कूल। ओके, अपर प्राइमरी विद इन 3 years आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस एक्ट, विद इन 3 years आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट इज अवर सेवन सेक्शन। सो सेवन सेक्शन आपको कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट के लिए क्या करेगी, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल करके बजट है वो आपका प्लान करेंगे, और इनका जो बजट रेशियो होगा, बजट रेशियो वो क्या होगा? 65:35। 65:35 होगा। कितना होगा? 65:35। बेसिक जनरली क्या होता है, 60:40 होता है, लेकिन इसमें 65:35 है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उसके लिए 90:10 है। ओके, उसके बाद में आ जाते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी। सेवन एंड एट्थ सेक्शन क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज़ हैं आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटीज़ जो है कि वो आपको स्टेट को जितने भी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी न्यू इनोवेशंस के लिए है ना, और रिसर्च के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सेंट्रल प्रोवाइड करवाएगी आपका। बेसिकली क्या करवाएगी, स्टेट को जितने भी साधन हैं,
कौन प्रोवाइड करवाएगी? साधन, ये सेंट्रल प्रोवाइड करवाएगी। ओके, साधन टू स्टेट्स। उसके बाद में आ जाते हैं आपके कि जो आपकी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसकी क्या ड्यूटीज़ है। एप्रोप्रिएट, और और आपसे पूछा भी जाता है कि जो एप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ किया गया है वो किसके लिए है? टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, गार्जियंस के लिए है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है प्रीवियस एग्जाम्स में। तो एप्रोप्रिएट जो वर्ड है दैट इज़ यूज्ड फॉर दी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है उस स्कूल की उनके लिए यूज़ किया गया। ओके, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए हो गई जो भी ड्यूटीज़ हैं। उसके बाद में आती है आपकी 10th नंबर। 10th नंबर क्या है आपकी? इसके अंदर कितने हैं हमारे? 4 हो गए हैं। उसके बाद में ड्यूटीज़ ऑफ लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ ड्यूटी, लोकल अथॉरिटीज़ ड्यूटीज़। देखिए, मैं आपको इतना एलैबोरेटेड फॉर्म में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मुझे थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में पढ़ाना है। अगर आप कहते हैं सो हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर कर लेंगे, अगर आप बोलेंगे तो। मतलब मैं तो क्या है, आपसे ये चाहती हूँ कि जैसे हम इतना कवर कर लें उसके बाद में हम क्वेश्चंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। सो ये ना इतना सा बहुत ज़्यादा है। या फिर आपको अगर लगता है और ज़्यादा एलैबोरेटेड फॉर्म में वीडियो आनी चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो अगर हम देखें, सो जो 11th नंबर जो चैप्टर है वो क्या कहता है आपकी? ड्यूटीज़ ऑफ योर गार्जियंस। ओके, गार्जियंस की जो ड्यूटीज़ है, यानी उनको क्या करना पड़ेगा? अपने चाइल्ड को किस में भर्ती करवाना पड़ेगा? अपने बच्चे को नियर बाय स्कूल में एडमिट करवाना पड़ेगा। हैव टू एडमिट। ओके, 1 सेकेंड, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। ये जो बजट वाला जो चीज़ है वो हमारा 7th चैप्टर ही है, यानी ये नया 8th चैप्टर नहीं है, ये है 8th चैप्टर। एंड दिस इज़ अवर 9th चैप्टर एंड दिस इज़ अवर 10th चैप्टर। सो जो 11th चैप्टर है वो 11th चैप्टर आपका क्या कहता है? 11th चैप्टर आपका कहता है, 11th चैप्टर आपका कहता है कि नियर बाय स्कूल्स आपके पास ईसीसी होनी चाहिए, यानी कि ये क्या कहलाती है? बाल वाटिका कहलाती है, यानी कि जो बिलो बिलो इस एज ग्रुप से जो छोटे स्टूडेंट्स हैं, यानी 6 साल से जो छोटे स्टूडेंट हैं वो इन बाल वाटिकाओं में जाएं, जिनको आप आंगनवाड़ी भी बोलते हैं। ओके, बाल वाटिका या आंगनवाड़ी। सो नेक्स्ट कमिंग टू, ये हो गया आपका थर्ड। उसके बाद में आ जाते हैं आपका 4th चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी से पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 पे आ गए। तो इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर है जो स्कूल्स की जो ड्यूटीज़ हैं, स्कूल्स एंड टीचर्स की जो ड्यूटीज़ है। ओके, सो इसके अंदर सबसे ज़्यादा सेक्शंस हैं। इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं? इसके अंदर 17 सेक्शन है, फ्रॉम 12 टू 28। ओके, सो इसके अंदर 17 सेक्शंस हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन क्या कहता है आपका? कि आपको नियर बाय स्कूल में स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलाना पड़ेगा। ओके, एडमिशन टू नियर बाय स्कूल। ओके, और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो रिजर्वेशन होता है नियर बाय स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर 25% जो रिजर्वेशन रहता है वो इन स्टूडेंट्स के लिए रहता है। ओके, जो आरटीई एक्ट के थ्रू इसके अंदर आ रहे हैं। और जो 25% जो इनका रिजर्वेशन रहता है, इसका जो खर्चा उठाता है वो कौन उठाता है भाई? इसका जो खर्चा उठाता है वो सारा वो आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उठाती है। ओके, और 25% में से 16% किसके लिए रिजर्व रहता है? ये आपका एससी और एसटीज़ के लिए रिजर्व रहता है। ओके, सेकंड आ जाते हैं आपका एडमिशन टू नियर बाय स्कूल। एंड सेकंड इज योर कैपिटेशन फ़ी एंड स्क्रीनिंग जो प्रोसेस होता है उसके रिगार्डिंग है। अगर कैपिटेशन फ़ी और स्क्रीनिंग प्रोसेस करते हैं कोई जो स्कूल है, कैपिटेशन एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर, अगर वो ये काम करते हैं तो क्या होता है? कैपिटेशन फ़ी का 10x लेते हैं। याद रहे, याद रहे कि जेल नहीं होती है, इसमें जेल नहीं होती है। कई बार कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई जेल हो जाती है, तो दैट इज़ नॉट द केस। ओके, जेल नहीं होती है। स्क्रीनिंग प्रोसीजर के अंदर क्या होता है? अगर स्क्रीनिंग प्रोसीजर करते हैं तो 25,000 रुपीज़
25,000 रुपीज़ लगता है फर्स्ट टाइम में, और अगर फिर भी अगर वो करते हैं दैट इज़ 50,000। ओके, कितना लगता है? 50,000 रुपीज़ लगते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं आपके, अगर आप सोचें कि भाई एज सर्टिफिकेट ना हुआ तो भी स्टूडेंट को एडमिशन मिल सकता है। एज सर्टिफिकेट की भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एज सर्टिफिकेट अगर हो तो वो दिखा सकते हैं, और अगर नहीं हो तो मना नहीं किया जा सकता उनके लिए। एज सर्टिफिकेट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द एडमिशन। ओके, उसके बाद में आ जाते हैं, सॉरी, ये स्टार्ट हुआ था आपका 12th, दिस वन इज़ 13 एंड दिस वन इज़ 14 एंड ये 15। ओके, सो हम 15 जो सेक्शन है उसके बारे में देखते हैं कि जो आपकी, मान लीजिए अगर डेट निकल जाती है एडमिशन की, तो अगर उस डेट को एक्सटेंशन करना चाहे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो उस डेट को भी क्या कर सकती है? एक्सटेंशन कर सकती है। एक्सटेंशन ऑफ एडमिशन डेट। 16th सेक्शन पे आ जाते हैं। 16th सेक्शन आपका बोलता है, अगर कोई भी स्टूडेंट फेल होता है तो उसको फेल नहीं किया जा सकता। नो फेल। 17 क्या कहता है? नो पनिशमेंट। अगर कोई भी फिजिकली और मेंटली पनिश हो रहा है तो उसको ये नहीं कर सकते। आपको इसके लिए जेल हो सकती है, और ये क्या है? एक अपराध है एक तरीके का। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्कूल हो, तो वो ये करेंगे तो उनको क्या हो सकती है? वो उनको पनिशमेंट मिल सकती है पनिशमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट वन हम आ जाते हैं 17th पर। So our 18th is इट इज़ अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ द स्कूल। अगर कोई भी स्कूल ऐसा है जो विदाउट रिकॉग्निशन चल रहा है, रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल, तो उन पे क्या हो सकता है? 1 लाख रुपये तक का क्या हो सकता है? 1 लाख रुपये तक का 1 लाख रुपीज़ तक का क्या हो सकता है उन पे? 1 लाख रुपीज़ तक का उन पे फाइन हो सकता है। ठीक है, अगर वो फिर भी चल रहा है तो फिर उन पे 50,000 का होगा। ओके, 50,000 रुपीज़ का। ठीक है, सॉरी, 10,000 रुपीज़ डेली, अगर इसके बाद भी वो उसको रन करते हैं। ओके, सो इस चीज़ को याद रखना कि 1 लाख रुपीज़ स्टार्टिंग में है, और हाँ, इसमें भी नो जेल है, इसमें भी जेल नहीं है। ओके, उसके बाद में आ जाते हैं नॉर्म्स ऑफ द स्कूल। 19 इज अवर नॉर्म्स ऑफ द स्कूल। नॉर्म्स ऑफ स्कूल। सो नॉर्म्स ऑफ द स्कूल क्या है? बहुत सारे नॉर्म्स हैं जो कि एनेक्सर में मेंशन है। यानी टिन शेड होनी चाहिए, जहाँ पर खाना बनता है, और आपकी जो बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, बाउंड्री वॉल, जैसे कि आप देख सकते हो बाउंड्री वॉल होनी चाहिए। उसके अलावा क्या क्या है? बाउंड्री वॉल। उसके अलावा वॉशरूम्स होने चाहिए। उसके अलावा बेसिन्स होने चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए? पानी के लिए, पीने के लिए होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, साफ़ पानी। ठीक है, उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए, प्लेइंग ग्राउंड। ओके, उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? हाँ, इसी के अंदर नॉर्म्स ऑफ द स्कूल के अंदर ही ये मेंशन है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे। 1 to 5 के जो स्टूडेंट हैं, 5वीं क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो टोटल एनुअल आवर्स हैं वो 800 होने चाहिए। 800 आवर्स पर एनम। और आपके जो 6 से लेकर के 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1000 आवर्स ज़रूरी होते हैं। ओके, एनुअली। और जो आपके टीचर्स होते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी होता है? उनके लिए 45 घंटे, 45 आवर्स फॉर अ वीक, 45 आवर्स पर वीक। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है आपके पास एक, हाँ, इसमें आपकी लाइब्रेरी भी ऐड करिए, लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। और उसके अलावा आपकी मतलब कि प्लेइंग जितनी भी मटेरियल्स होते हैं वो सारे होते चाहिए। वो मैं आपको एनेक्सर में एक बार पढ़ा दूँगी। तो ये ठीक है, आपके नॉर्म्स ऑफ द स्कूल हो गए। उसके बाद में हम आ जाते हैं अ, और इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें कितने दिन का टाइम दिया गया है? 3 ईयर्स का। कितने ईयर्स का?
3 ईयर्स का इन सारी चीज़ों को पूरा करने का, इन सारी नॉर्म्स को पूरा करने का, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है आपका 20th क्या कहता है, एनेक्सर जो होता है ना, उसको कभी भी आपकी जो एनेक्सर के अंदर हटाने और जोड़ना चाहती है अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चीज़, तो वो जोड़ सकती है, हटा सकती है। उसके अलावा आ जाता है 21st में आपका आ जाता है एसएमसी होनी चाहिए। हर एक स्कूल में एसएमसी क्या होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो ये इसके अंदर क्या होनी चाहिए, 3/4 जो होनी चाहिए वो गार्जियंस होने चाहिए स्टूडेंट्स के, और जो प्रेफरेबल होंगे वो कौन से होंगे, वीकर डिवीजन के जो गार्जियन होंगे, ठीक है। वीकर डिवीजन के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके पेरेंट्स जो होंगे ना, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होंगे, ओके। और इसके अंदर कितनी जो वीमेंस होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए, 50% वीमेंस होनी चाहिए। उसके अलावा आती है आपके पास 22nd, वो क्या कहता है, एसडीएमसी होनी चाहिए। अब एसडीएमसी क्या चीज़ है भैया, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, इसका ये नाम है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो जितने भी डोनेशंस हैं ये सारे इसके उससे आते हैं, इसकी सिफारिश से आते हैं, यानी ये रिक्वेस्ट करती है कि हमें डोनेशन चाहिए, हमारे स्कूल को डोनेशन चाहिए। और ये सारी चीज़ों पर नज़र भी रखती है कि जो डोनेशन है, ये जो जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये कहाँ पर यूज़ हुई जा रही हैं, यानी कि ये सही काम में यूज़ हुई जा रही है नहीं। सो कमिंग अप टू द 23rd section tells about the eligibility of the teachers. एलिजिबिलिटी में अब क्या चीज़ है, एलिजिबिलिटी ऑफ टीचर्स, भाई एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए टीचर्स की, तो जितनी भी एनसीटीई ने यानी कि एनसीटीई ने जो नॉर्म्स रखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपका टीचर नहीं है तो वो पढ़ा नहीं सकता। और इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए एक टीचर्स को 5 साल दिए गए थे, यानी 5 years दिए गए थे। और फिर आप देखोगे कि 2017 में एक नया अमेंडमेंट आया हमारे इस एक्ट में, और उस अमेंडमेंट के थ्रू आपको 4 more years दिए गए, जो कि अप्लाई थे 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2019 तक, यानी कि टोटल 9 years दे दिए गए थे इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में। जो जो टीचर्स हैं उनको अपने नॉर्म्स पूरे करने के लिए, यानी कि उनको एनसीटीई से अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो अप्रूव करनी पड़ती थी, यानी कि बीएड, जो बीएसटीसी और जो जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी के बारे में हो गया, ओके। अब आ जाते हैं 24th आ जाते हैं। 24th क्या है भाई, 24th है व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द टीचर्स। सो ड्यूटीज़ ऑफ द टीचर्स वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी मेंशन है, इसके अंदर मेंशन है यानी पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, है ना। और आपका जो सिलेबस है वो टाइम पर कंप्लीट करवाएं। तो एक बार मैं इसको लिख देती हूँ कि पंक्चुअलिटी हो, पंक्चुअलिटी, सिलेबस ऑन टाइम, सिलेबस ऑन टाइम, और स्टूडेंट्स के अंदर लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ाना, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना, सिटी को इंक्रीज़ करना, ओके। उसके अलावा जो मतलब स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में रेगुलरली क्या करना, मीटिंग करना, रेगुलर मीटिंग विद पेरेंट्स, रेगुलर मीटिंग, ओके। और बाकी के जितने भी उनको कार्य बताए गए हैं, जितने भी उनको काम बताए गए हैं, वो सारे सारे काम करना, ओके। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर। और अगर कोई भी टीचर अगर ऐसा नहीं कर पाता है, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली नहीं कर पा सकता है, लाइक आने की, पंक्चुअल ना होने की, अगर वो पंक्चुअल नहीं है ना, तो उन्होंने सिलेबस टाइम पे नहीं करवाई है, वो ऐसे ही आते हैं, मतलब ऑन टाइम नहीं आते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सारे अगर उन्होंने मेंशन्ड कार्य नहीं किए, तो क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स को क्या हो सकता है, उनके खिलाफ एक मतलब कार्यवाही हो सकती है, यानी कि उनको पनिशमेंट भी मिल सकती है, इसके लिए क्या मिल सकती है, पनिशमेंट, ओके। अब बात करते हैं 25th सेक्शन की। ये क्या बात करता है, रेशियो ऑफ टीचर। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ रेशियो वाला जो क्वेश्चन है अभी फ़िलहाल 2025 के फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी आया था, रेशियो ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, टीचर्स एंड स्टूडेंट। सो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो रेशियो है टीचर स्टूडेंट का, ये आपको कंप्लीट करना होता है 6 months के अंदर, यानी ये जो सलाह है 6 months के अंदर कंप्लीट करने वाली, ये आपके स्कूल्स को है। 6 months के अंदर इस रेशियो को क्या करना पड़ता है, मतलब फुलफिल करना पड़ता है, ओके। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं आपके कि रेशियो कितना है। तो आप बात करो कि 1st से 5th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए क्या रेशियो, 1:30 है। तो 1:30 है, तो यानी अगर 60 स्टूडेंट्स होंगे
तो 60 स्टूडेंट्स के लिए 2 टीचर्स हो गए। याद रखिएगा कि अगर 59 स्टूडेंट है या 30 स्टूडेंट्स है तो उसका मतलब ये नहीं है कि 29 स्टूडेंट होने पर या 30 स्टूडेंट्स होने पर एक टीचर रख दे, यानी एक टीचर वाला स्कूल ऑपरेट नहीं करेगा। तो यानी कि अगर 30 स्टूडेंट्स भी हुए या 29 स्टूडेंट्स भी हुए तो भी आपके 2 ही टीचर रहेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद में 90 टीचर्स होने पर 3। और अभी जो क्वेश्चन आया था वो आया था आपके 90 से 120 का क्वेश्चन आया था। तो अगर 120 तक स्टूडेंट होते हैं तो 4 टीचर, और अगर 150 से लेकर के आपके 150 या फिर 200 होते हैं तो आपके 4+1 यानी कि एक हेड टीचर भी आ जाते हैं। ओके, एक हेड टीचर भी आ जाते हैं 150 प्लस अगर होते हैं तो, यानी 120 से 150 होता है, 150 प्लस होते ही एक हेड टीचर आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही ये रेशियो एक्सीड करेगा 200 को क्रॉस करेगा, वैसे ही क्या होगा 200 को क्रॉस करते ही आपका जो जो ये जो 1:30 है ये 1:40 हो जाएगा। ओके, उसके बाद में बात कर लेते हैं फिफ्थ 6 से लेकर के 8 तक की। तो 6 से 8 तक में क्या रेशियो चलता है 1:35। और याद रखिएगा इसमें जो हेड टीचर आते हैं, यानी कि पहले तो आप बात करते हैं कि 1:35 तक कितने हो सकते हैं आपके एक टीचर, फिर आ सकते हैं 70 तक, उसमें कितने हो सकते हैं 2 टीचर, फिर आपका आ सकते हैं मान लीजिए आपके कितने स्टूडेंट्स हो गए 150 स्टूडेंट्स हो गए, या 100 प्लस स्टूडेंट हो गए, 100 प्लस स्टूडेंट। तो 100 प्लस पे क्या होता है आपके 100 प्लस के अंदर 100 प्लस के अंदर एक बार लेट मी कंफर्म। हाँ, 100 प्लस के अंदर आपके क्या हो जाता है, एक तो हेड टीचर आ जाता है, एक हेड टीचर, उसके अलावा एक पार्ट टाइम टीचर, उसके अलावा एक एक मतलब आर्ट टीचर, पार्ट टाइम आर्ट टीचर, और एक आ जाता है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस टीचर, पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस टीचर। तो ये कौन से हो गए पार्ट टाइम आर्ट टीचर, हेड टीचर, पार्ट टाइम पीटी टीचर, ओके, और पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस टीचर। ओके, उसके बाद में आ जाते हैं आपके सेक्शन नंबर 26 पे। तो यार मैं चाहती हूँ कि इसी पेज पर एक बार कंसाइज फॉर्म में आ जाए, तो इधर ही लिख लेते हैं एक बार। सो आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 26 कहता है कि जो वैकेंसीज हैं उनको वो खाली नहीं रहनी चाहिए, यानी 10% से ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होनी चाहिए किसी स्कूल में। उसके अलावा आता है 27, वो क्या कहता है आपको, टीचर को कहीं पर भी ड्यूटी लगाने की वो नहीं है, यानी टीचर की आप कहीं और ड्यूटी लगा दो ऐसा नहीं कर सकता स्कूल। तो वो केवल, लेकिन वो 3 कामों में जा सकता है, किस किस में जा सकता है, एक तो सेंसस होती है जो 10 ईयर सेंसस होती है उसमें जा सकता है, और जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए कोई नेशनल सिक्योरिटी आ गई है, या फिर नेशनल वो आ गई, कोई नेशनल इमरजेंसी आ गई, जैसे कि कोरोना आया था अभी, उस टाइम पे जा सकता है नेशनल मेडिकल इमरजेंसी में। ठीक है, और क्या इसमें जा सकता है, और वो इलेक्शन के ड्यूटीज़ में जा सकता है। ओके, अब आ जाते हैं 28 पर। सो जो 28 है वो आपका क्या कह सकता है कि कोई भी स्टूडेंट क्या नहीं कर सकता, प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता, नो प्राइवेट ट्यूशन, नो प्राइवेट ट्यूशन। ओके, नो प्राइवेट ट्यूशन। सो ये हमारे पूरे 17 सेक्शंस हो गए। आपको ये समझ में आया या नहीं बताइएगा ज़रूर कमेंट में। थैंक यू।